नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 8 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 8 में आज जो प्रश्नोत्तर करेंगे वो है पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी यानी अलग ही दुनिया है। अनूठी दुनिया, ये तो आपके पाठ का नाम है और इसके लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम सीधे तौर पे, जो कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है, उन सब प्रश्नोत्तर को आज हम समझेंगे। तो प्रश्न है पहला कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो इसका उत्तर है कि पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। मनोभाव अर्थात मन के भाव। लेकिन फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। संक्षिप्त यानी छोटे रूप में हम बता सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, यानी पत्र हमारे लिए यादगार होते हैं। तो ऐसे में हम अपने पत्रों को सहेज कर या संभाल कर रखते हैं, परंतु फ़ोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख पाते या नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। आत्मीयता यानी अपनापन। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। अनुसंधान यानी खोजबीन। जैसे बड़े बड़े राजनेताओं, शासकों के पत्र है, लेखकों के पत्र हैं, वो कभी कभी अनुसंधान का विषय बन जाता है या लोगों के लिए जानकारी का स्रोत बन जाता है। तो इसलिए पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। एक भी महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि पत्रों को बार बार पढ़ा जा सकता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न इसका। फिर दूसरा प्रश्न है कि पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को कह सकते हैं, क्योंकि जो है इस टाइप का प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में भी आपके लिए आ सकता है। तो देखिए, पत्र को किन किन भाषा के अंतर्गत माना जा सकता है। तो पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, कागज कन्नड़ में कहते हैं, उत्तरम तेलुगु में कहते हैं, जाबू तेलुगु में कहते हैं, और लेख तेलुगु में कहते हैं, कड़ी तमिल में कहते हैं, पाती हिंदी में कहते हैं और चिट्ठी हिंदी में कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, इसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में हम उत्तर देखते हैं कि पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया। तो आज भी विद्यालय पाठ्यक्रम में पत्र लेखन है वो छात्रों से करवाया जाता है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी ऐसा प्रयास किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। फिर पत्र धरोहर हो सकते हैं। धरोहर यानी यादगार, किसी विरासत में जिसे हम संभाल के रखते हैं। लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। तो पत्र लिखित रूप में होते हैं और पत्रों में आत्मीयता या अपनापन है वो झलकता है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। पर एसएमएस में केवल कामकाजी बातें ही की जा सकती है, इसलिए इन्हें लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं जो है हो पाती, क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज है वो भर जाती है। परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती, और बल्कि जो है हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। संदूक में, बक्सों में, कहीं पे भी हम संभाल के रख सकते हैं, पर्स वगैरह में। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखे हैं। धरोहर यानी विरासत के रूप में। पत्र देश, काल और समाज को जानने का असली साधन है। तो ये तो प्रशासक, शासक वगैरह थे या राजनेता थे, बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, तो उनके पत्रों को तो आज भी संभाल के रखा जाता है देश के लिए। लेकिन जैसे हम अपने अपने रिश्तेदारों के, सगे संबंधियों के पत्र भी संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो हमें उनकी याद में या हमें उनकी याद दिलाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो हमारे लिए अत्यंत प्रिय, अजीज लोग होते हैं, इसलिए हम उनकी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। फिर प्रश्न है कि क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता।
पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, यानी हर कोई पत्र ढंग से नहीं लिख सकता, लेकिन जिसका लेखन अच्छा है वो काफ़ी अच्छा पत्र लेखन कर सकता है। परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान है वो नहीं ले सकते हैं। फिर किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। देखिए, पत्र लेखन के लिए भी लिफाफे हैं वो डाकघर से हमें लाने पड़ते हैं, और अगर हम किसी साधारण लिफाफे का प्रयोग करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो लिफाफे का टिकट है वो चिपकाना पड़ता है, जिसमें 5 रुपये टिकट है, 10 रुपये टिकट है, तो अलग अलग टिकट की कॉस्ट होती है, उस आधार पर उसको लगाना होता है। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, बैरंग यानी बिना किसी के टिकट लगाए भेज देते हैं, तो फिर क्या परेशानी होती है देखिए कि सही पता न लिखकर और पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। कि अगर बैरंग पत्र भेज दिया जाता है तो पहले तो पता भी सही नहीं होता, उसके बाद जब है उसके ऊपर टिकट वगैरह नहीं लगा होता है तो सामने वाले से जिसको पत्र दिया जाता है उससे पैसा वसूल किया जाता है, उसके बाद उसे पत्र दिया जाता है, और सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके नाम से पत्र आया है, अगर वो पत्र का जो है जुर्माना नहीं चुकाता तो वो पत्र वापस डाकघर की तरफ चला जाएगा। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। पिन कोड आप पत्र के चारों देख सकते हैं, जिसमें ऐसे चौकोर खाने से बने होते हैं, और इसमें 6 अंक का जो है पिन कोड संख्या होती है। तो उसमें एक एक अंक का पिन कोड वो होता है जो कि किसी स्थान विशेष कस्बा या उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो उसमें संख्या में लिखा गया एक पता है। तो पिन कोड क्या है वो जानते हैं। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे राज्य, उपक्षेत्र, संबंधित डाकघर। पहला अंक राज्य और जो है दूसरा है जो है क्षेत्र, उपक्षेत्र। 4, 5, 6 अंक जो है डाकघर का होता है। पिन कोड संख्या में लिखा होता है, पर इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। जैसे हम लिफाफे में या अंतर्देशीय या पोस्ट कार्ड पे पत्र लिखते हैं तो पिन कोड तो उसके नीचे का कॉलम है उसमें लिखा होता है, लेकिन ऊपर हमें पूरा पता है वो लिखना होता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, परंतु यह किसी व्यक्ति या मकान का संकेत नहीं देता। तो पिन कोड के आधार पे डाकिया, पोस्टमैन कह सकते हैं, तो वो उस स्थान के बारे में तो जान सकता है जो क्षेत्र विशेष में जो वहाँ का पिन कोड होता है उस आधार पे। लेकिन अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का एड्रेस या कह सकते हैं पता नहीं लिखा होता है तो वो पत्र है वो संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है। फिर प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। तो महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता थे या व्यक्ति थे, और वे भारतीय थे। एक देश से दूसरे देश में पत्र भेजते समय भेजे जाने वाले पते का उल्लेख करना अनिवार्य होता था, और गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह सभी को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। इसलिए महात्मा गांधी क्योंकि देश के जाने माने हस्ती थे, देश के जाने माने राजनेता और वहीं हमारे राष्ट्रपिता, तो ऐसे में जब महात्मा गांधी हमारे भारत देश के अंदर थे तो विदेशों से अगर कोई भी पत्र आता था तो वो महात्मा गांधी के नाम से इंडिया आगे लिखा हुआ होता था, जिससे महात्मा गांधी की पहचान है वो होती थी और उनको पत्र मिल जाता था। ये देखिए काफ़ी जानकारी के लिए आपके लिए रहेगा, और ये भी इम्पोर्टेंट है या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे कि प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के प्रयोग से बनने वाले 10 शब्द है वो बनाइए। तो ये बच्चों आपके ज्ञान के लिए है, तो इसे भी करना है। जैसे कि साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, इसके अलावा दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, प्रेम पत्र। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हम जो है लगा कर पत्र बना सकते हैं। सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र, नियुक्ति पत्र, मान पत्र और बधाई पत्र। तो ये पत्र को हम अलग अलग जैसे शब्द जोड़कर पत्र बना सकते हैं। उसी प्रकार से एक और प्रश्न है आपका, जिसमें व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है, जिसे व्यापार प्लस एक, ये व्यापार धन एक, तो क्या बन जाएगा व्यापारिक। तो एक प्रत्यय
के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो हम यहाँ पे देखिए कि जो शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आए हैं उसमें व्यावसायिक आया है, साहित्यिक आया है, सांस्कृतिक आया है, इसके अलावा दैनिक आया है, प्राकृतिक आया है, जैविक आया है, प्रारंभिक आया है। तो ये सारे के सारे एक प्रत्यय वाले शब्द हैं, जिसमें पौराणिक, ऐतिहासिक, स्वाभाविक, आर्थिक, माध्यमिक तो और पारिश्रमिक, तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें एक प्रत्यय आया है। और इसमें जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है कि एक प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, तो आप आर्थिक, माध्यमिक, जैसे आर्थिक का है अर्थ प्लस एक, ठीक है, आर्थिक और ऐसे स्वभाव प्लस एक जो है स्वाभाविक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, तो इस टाइप से आपके शब्द है वो बनते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।